गोल्डन भैंस की स्विमिंग पूल। बिलासपुर नाम के एक गांव में रतन करके एक किसान अपने दोनों बेटे विशाल और शेखर के साथ रहता था। रतन के पास 2 एकड़ की जमीन थी, लेकिन एक पूरे एकड़ में बहुत बड़ा चट्टान और पत्थर थे। इसीलिए रतन सिर्फ एक ही एकड़ में खेती करता था। रतन के बड़ा बेटा विशाल एक बेवड़ा था। दिन भर वह दोस्तों के साथ पीता था और जुआ भी खेलता था। लेकिन शेखर के पास एक कला थी। वह पत्थरों पर मूर्तियां बनाकर बेचता था और घर के लिए कुछ कमा भी लेता था। एक दिन रतन ने ऐसा बोला, विशाल, तुम बड़े होते हुए भी बिल्कुल निकम्मा निकला है। देखो अपने छोटे भाई को, वह कुछ न कुछ करके पैसे कमाता है। कुछ सीख अपने भाई से। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ये बात सुनते ही विशाल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह एक जाली वसीयत बनाता है, जिसमें सारी जायदाद, घर और उसके 1 एकड़ का जमीन विशाल के नाम लिख देता है। लेकिन जो पत्थर वाली एकड़ थी वह शेखर के नाम लिख देता है। जब रतन सो रहा था, विशाल उसके अंगूठी की मुद्रा भी वसीयत पे लेता है। कुछ दिन के बाद रतन बीमार पड़ जाता है और गुजर जाता है। तभी विशाल रोने की नाटक करते हुए ऐसा बोला, अरे भाई शेखर, जो हो गया सो हो गया। चलो देखते हैं कि पापा जी ने कुछ वसीयत छोड़ी है कि नहीं। पापा तो अभी गुजरे हैं, अभी इसकी क्या जरूरत है भैया। तभी शेखर की बीवी ऐसी बोलती है, देखने दो जी, ताकि ये पता चलेगा कि ससुर जी ने क्या सोचा है हमारे बारे में। तभी विशाल जाकर एक वसीयत अलमारी से बाहर निकालता है और पढ़ता है, मैं रतन अपने होशो आवाज में ये वसीयत लिख रहा हूं। मैं अपने बड़े बेटे विशाल को मेरा घर और उगने वाला 1 एकड़ का जमीन लिख रहा हूं, और मेरे छोटे बेटे शेखर को चट्टान वाली एकड़ जमीन लिख रहा हूं। ये सुनकर शेखर की पत्नी ऐसी बोली, ये तो सरासर अन्याय है जी। चलो हम पंचायत के पास जाते हैं। अरे नहीं, अगर पापा की इच्छा यही है तो हम उसको स्वीकार करना है। फिर शेखर को एक आइडिया आता है, क्यों न मैं उस चट्टान को निकालकर वहां पर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाऊं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद शेखर ने उस बड़े चट्टान को जेसीबी से निकालकर वहां पर खेत के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बना देता है और पत्थर को एक गोल्डन भैंस की मूर्ति की तरह बना देता है। उस भैंस को भूमि के ऊपर रखकर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को जाने के लिए उसके पेट में से एक स्लाइडर बना देता है। जैसे ही उसने सोचा, सारे गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सारे आकर उस सुंदर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को एंजॉय करने लगते हैं। उसी तरह वह बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन उसका भाई विशाल उसके बुरे आदतों के वजह से घर और खेत बेचकर गरीब हो जाता है। सीख, इसीलिए बोलते हैं, अन्याय और अधर्म से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। एक गांव में आयाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह पपीता का व्यापार करता था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उसी गांव में विशाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी भी रहता था। विशाल रोज आयाराम के यहाँ पपीता खरीदकर गांव के गलियों में जाकर बेचता था। उसी तरह अपना जीवन गुजारता था। एक दिन विशाल के पास पपीता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी आयाराम ऐसा बोलता है, क्यों रे विशाल, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं मिलेगा। चलो चलो जाकर पैसे लाओ। विशाल निराश होकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, ओहो, क्या हुआ जी, तुम इतने जल्दी कैसे लौट के आ गए? क्या करूं भगवान, आयाराम सेठ ने पैसे बिना पपाया नहीं दिया, इसीलिए कुछ सूझा नहीं। देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं। ये लो मेरा चांदी का घुंघरू, ये बेचकर पपाया खरीदो और कुछ पैसे कमाओ। विशाल ने चांदी के घुंघरू बेचकर आयाराम के यहाँ जाकर कुछ पपीता खरीदा और अपने ठेले पर रखा। लेकिन खड़ूस आयाराम उसको सारे खराब पपीता देता है। बाजार में जाते ही उसके पास पपीता कोई नहीं खरीदता। सब खराब पपीते को देखकर विशाल रोने लगता है और सब फेंक देता है।
खाली ठेला लेकर घर आते हुए रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को मिलता है। बेटा, मुझ पर दया करो। मुझे एक कार वाले ने एक्सीडेंट करके चला गया है। मैं सभी को मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं किया। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है काका, आ जाओ, मेरे ठेले पर बैठो। ऐसा कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी ठेला रोकने के लिए बोलता है। अरे क्या हुआ काका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ घर नहीं है। बेटा, मेरा घर उस झाड़ुओं के पीछे है। यहाँ से मैं चला जाऊंगा। तुम ये पपीता लो और बाजार में जाकर बेच लो। तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। विशाल चौंक जाता है। जैसे ही विशाल बाजार में जाता है, देखते देखते ठेले पर रखा हुआ पपाया एक विशाल बड़ा पपाया बन जाता है। विशाल हैरान हो जाता है। सभी लोग उसे देखने वहां पर आ जाते हैं। फिर विशाल ने उस पपाया को काटकर बेचना शुरू कर दिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि पूरा का पूरा पपाया बिक गया और ऐसा वह 5,000 रुपए कमाता है। हे भगवान, तुमको लाख लाख शुक्र है। तुम्ही उस काका के रूप में आकर मुझे सहायता किया है। बाद में विशाल जाकर सारे पैसे अपने बीवी को देता है। अरे ये क्या है जी, इतना सारा पैसा? फिर विशाल सारी बात अपने बीवी को बोलता है और रोज जाकर एक पपीता खरीद कर अपने ठेले पर रखता है और वो बड़ा विशाल पपीता बन जाता है। ऐसे ही उसे बेचकर बहुत खुशी से रहने लगा। छोटा ट्रैक्टर और बड़ा सोने का प्याज। एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही कामचोर था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसके पिताजी, जो एक किसान थे, उन्होंने उससे कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा, मुझसे खेती नहीं होती। तुम्हें कल से मेरे काम में मदद करनी होगी। सूरज की माँ भी सूरज को काम के लिए मनाती है। अरे बेटा, उठ जा, अपने पिताजी की बात सुन ले। क्यों सोए सोए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता है? जाकर खेतों में काम कर, काम। सूरज को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ती है और बड़े दुखी मन से वो अगले ही दिन से खेतों में काम पे लग जाता है। उनका गांव अपने प्याज की खेती के लिए बहुत मशहूर था। सूरज के पिता भी प्याज उगाते थे। गांव से शहर प्याज ले जाने के लिए उनके पास एक छोटा ट्रैक्टर था। सूरज अपने ट्रैक्टर में प्याज भरकर शहर ले जाता था और जाकर शहर की मंडियों में बेच देता था। एक दिन जब सूरज गांव वापस आ रहा था तो सूरज को रास्ते में एक जादूगर मिलता है। अरे बेटा, क्या मुझे ट्रैक्टर में बिठाकर अगले गांव तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, आ जाइए, बैठ जाइए। वैसे भी मैं खाली ही जा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? क्या करें साहब, मुझे कोई काम करना नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप मानते ही नहीं है। कहते हैं कि काम कर, काम कर। लेकिन आपको क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? यह सुनकर वो जादूगर सूरज को सोने के प्याज के बीज देता है। ये लो बेटा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। ये बीज ले जाकर अपने खेतों में अभी बो देना। सुबह देखना तुम्हारे खेतों में सोने के प्याज उगेंगे और वो भी बड़े बड़े। क्या कहा आपने, सोने के प्याज? हाँ हाँ बेटा, सोने के प्याज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो प्याज जैसे ही धरती से निकाल कर ट्रैक्टर में डालोगे, अगर वो दोबारा धरती पर गिर गए तो वो टूटकर मिट्टी बन जाएंगे। सूरज लालच में आकर जादूगर से बीज ले लेता है और रात में ही सारे बीज अपने खेतों में बो देता है। अगले दिन जब वो खेतों में आता है तो हैरान रह जाता है। पूरे खेत में सोने के प्याज लगे हुए थे। यह देखकर सभी गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। सूरज उन प्याजों को उठाकर ट्रैक्टर में भरने लगता है। पूरा ट्रैक्टर भर जाने के बाद भी सूरज प्याजों को उसमें भरता रहता है। यह देखकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा रुक जा, इतने प्याज ही ले जा, ट्रैक्टर बहुत छोटा है, टूट जाएगा और तुझे भी चोट लग सकती है। लेकिन सूरज किसी की बात नहीं सुनता। वो ट्रैक्टर में प्याज भरता ही रहता है। ज़्यादा वजन होने के कारण ट्रैक्टर टूट जाता है और सारे सोने के प्याज धरती पे आकर गिर जाते हैं और फिर से मिट्टी के बन जाते हैं। सूरज को भी चोट लग जाती है। सूरज को अपने लालच की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और उसे बहुत पछतावा होता है।
पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सबक मिल गया है। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और मेहनत करके अपने खेतों में खूब प्याज की फसल उगाऊंगा। वही मेरे लिए गोल्डन प्याज होंगे। मोबाइल केले की दुकान वाला। शंकरपुर गांव में सिराज नाम का एक आदमी रहता था। सिराज पास ही के शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। खाली समय में वो केलों की खेती करता था। जो भी केले पैदा होते वो उन्हें बच्चों को खाने के लिए मुफ्त देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। सिराज की फैक्ट्री भी बंद हो गई। सेठ ने सिराज से कहा, सिराज, हमें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। क्या कह रहे हो सेठ जी आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगा, क्या कमाऊँगा और क्या खाऊँगा। सिराज मायूस होकर घर लौट आता है। क्या करूं सलमा, महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया है, मुझे काम से निकाल दिया गया है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, कैसे हमारा गुजारा होगा। यह सुनकर सलमा सिराज से कहती है, यूं चिंता करके क्या होगा जी, आपके केले के खेत हैं। पहले आप मजे के लिए वहाँ पर काम किया करते थे, अब आमदनी के लिए करिए। महामारी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप साइकिल पर जाकर अपने केले बेच दीजिए। मानवता की सेवा भी होगी और आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें ध्यान में रखना। अगले दिन सिराज अपने खेत से केले तोड़कर अपनी साइकिल के पीछे एक टोकरी में डाल लेता है और महामारी से बचने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर गांव में केले बेचना शुरू कर देता है। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग जो महामारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर के आगे केले वाले को देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने सिराज से केले लेने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सिराज के केले बिकने लगे। सिराज ने मेहनत करके अपनी केलों की खेती दोगुनी कर दी और वो केलों के साथ साथ लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान भी पहुंचाया करता था। उसकी नेक दिली को देखकर लोग उसकी तारीफ करते थे। सिराज, तुम्हारा धन्यवाद, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। इस महामारी में हम तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम अपना ख्याल रखते हुए हमें चीज़ें घर में पहुंचा रहे हो। कुछ समय बाद सिराज के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक गाड़ी खरीद लेता है और गाड़ी में भरकर केले बेचना शुरू करता है। अब वो शहर जाकर भी केले बेचता था, लेकिन वो केले बेचने के साथ साथ लोगों को महामारी से बचने के उपाय भी बताता था। केले ले लो केले, केले खा लो केले, अपनी ताकत बढ़ाओ, महामारी से बचो, मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइज करो, दूरी बनाकर रखो, केले ले लो केले, अच्छे अच्छे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग सिराज की बात सुनते और मानते थे। सिराज की जागरूकता की वजह से उनका गांव महामारी से सुरक्षित हो गया। सभी लोग सिराज को सिराज मोबाइल केले की दुकान वाले के नाम से जानने लगे।